हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो हमारी जो फिजिक्स में पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है उसका जो चैप्टर होने वाला है वो केटीजीएन थर्मोडायनेमिक्स होने वाला है। तो इसके अंदर मैंने लगभग 17 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जिनमें मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को मैंने कोशिश किया कि डिस्कस करूं। जेईई मेंस के अंदर ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो लगभग मैंने जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले उनको कवर किया। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है तुम्हारे लिए। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल इज 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट टेम्परेचर। तो हमें दे रखा है कि एक मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी 0.414 है, तो उसकी टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम्स बाई 2 के बी टी, है ना, ये होता है फॉर्मूला एवरेज काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, सो इधर देखते हैं एक बार। एवरेज काइनेटिक मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। सो उसके लिए हमें निकालना है, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 हो जाएगा बाई 2 इंटू के बी इंटू टी इज इक्वल टू कितना है 0.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। ये दे रखी है एनर्जी। तो इस एनर्जी को पहले हम जूल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.414 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स, है ना। इतनी जूल एनर्जी हो जाएगी। एंड दिस इज 3/2 इंटू के बी इंटू टी। तो हमें टेम्परेचर निकालना है यहाँ पर। तो टेम्परेचर कितना आ जाएगा हमारा, टी इज इक्वल टू आ जाएगा 0.414 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन के बी कितना है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू ये इधर 3 हो जाएगा और ऊपर 2। ठीक है, ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा। कितना आएगा टेम्परेचर देखते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁴ इधर। एंड इसको सॉल्व करेंगे 0.414 इंटू 1.6 इंटू 2 अपॉन 1.38 इंटू 3। सो 3 8 24, 3 1 आई थिंक ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, है ना। 3 8 24 एंड 3 3 9 2 11 1 3 4 12 1 13। हाँ, तो 3 1 3 1 4। हाँ, तो ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.3, है ना। एंड ये 0.1। सो कितना हो जाएगा इंटू 10⁴ था यहाँ पर। सो ये कितना हो जाएगा 32। तो टेम्परेचर हमारा कितना जाएगा 3200 केल्विन्स। तो देख लेते हैं ऑप्शंस, तो हमारा ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 moles of the monatomic gases are mixed with the 6 moles of the diatomic gas. The molar specific heat of the mixture at the constant volume. तो दे रखा है कि 2 मोल्स हम मोनोटॉमिक गैस के मिक्स करते हैं विद 6 मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस, है ना। तो देखो मतलब ये हमें CV निकालना है मिक्सचर का एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमें CV निकालना है। मोलर हीट कैपेसिटी उसको CV से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो डायटोमिक गैस के लिए कितना होता है, अगर हम डायटोमिक गैस के लिए देखें, डायटोमिक गैस का CV कितना होता है 7/2R, सॉरी 5/2R। एंड मोनोटॉमिक का कितना होता है, मोनोटॉमिक का क्या होता है 3/2R, है ना। ये होता है। अब क्या बोल रहा है कि 2 मोल्स मोनोटॉमिक के मिक्स करते हैं, 6 मोल मिक्स करते हैं डायटोमिक के। तो देखो जब भी हमें मिक्सचर का निकालना हो CV, तो CV मिक्सचर का फॉर्मूला क्या होता है N1CV1 प्लस N2CV2 एंड सो ऑन जितने भी हैं अपॉन N1 प्लस N2 एंड ऐसे करके। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है हमारे पास। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो देखो पहले हमें, मेरे पास कितने हैं N1, मतलब N1 को मान लेते तो मोनोटॉमिक, तो 2 मोल मोनोटॉमिक है एंड 6 मोल हमारे पास डायटोमिक है। तो देखो 2 मोल्स मोनोटॉमिक के हैं। सो 2 मोल्स मोनोटॉमिक के, उसका CV कितना है 3/2R। फिर 6 मोल हमारे पास किसके हैं डायटोमिक के।
उसका CV5/2R एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 8। ठीक है, तो इससे हमारे पास मिक्सचर का आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड 2 3 टाइम से कैंसिल होगा, 3R प्लस 5 से जो 15R/8। सो ये कितना जाएगा 18R/8। सो ये हो जाएगा 9R/4। तो ऑप्शंस देखते हैं अपने हम, 9R/4, तुम्हारा ऑप्शन ये क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, एट विच टेम्परेचर द RMS वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 47 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो देखते हैं इसको। देखो तुम्हारे पास एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, सेकंड कौन सा हमारे पास, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो क्या पूछा है कि किस टेम्परेचर पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जो आरएमएस वेलोसिटी है वो इक्वल होगी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का आरएमएस वेलोसिटी के एट 47। सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जो आरएमएस वेलोसिटी होगी, आरएमएस वेलोसिटी वो कितनी होगी 47 डिग्री पर, √3RT, 3 इंटू आर इंटू टेम्परेचर कितना दे रखा है 47 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन्स में कितना हो जाएगा ये, केल्विन में कितना हो जाएगा ये 7 3 10 4 और 7 320। ठीक है, 320 डिग्री हो जाएगा, 320 केल्विन सॉरी हो जाएगा। एंड अपॉन 3RT/m, आरएमएस क्या होता है, स्पीड, आरएमएस वेलोसिटी क्या होती है, √3RT/m होती है ना। ठीक है, सो 3RT/m, मास कितना हो जाएगा 32 एंड दैट इज इक्वल टू, अब हम इसकी जो वेलोसिटी हो किसके बराबर करनी है, हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन का 3R टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, मास कितना हो जाएगा H2 का 2। सो यहाँ से हम टेम्परेचर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, रूट रूट कैंसिल कर देते हैं दोनों साइड से। सो 32 10 टाइम से कैंसिल हो जाएगा, तो एंड आर कैंसिल हो जाएगा। सो 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 3 इंटू T/2, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो टेम्परेचर हमारे पास कितना जाएगा 20 केल्विन। तो 20 केल्विन पे जो हाइड्रोजन गैस की जो वेलोसिटी होगी, आरएमएस वेलोसिटी होगी, वो इक्वल टू होगी किसके, ऑक्सीजन के आरएमएस वेलोसिटी के एट 47 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो ऑप्शंस देखते हैं, 20 केल्विन हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इसमें क्या दे रखा है, द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम एट 27 डिग्री सेल्सियस इज z, then the collision frequency of the same system at 127 डिग्री सेल्सियस इज। तो देखो जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ना, कोलिजन फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर से √T इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये चीज याद कर लो, कोलिजन फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बस इसका यूज करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो देखो क्या दे रखा है कि एट 27 डिग्री सेल्सियस कितनी है, जेड है, तो मतलब एट 300 केल्विन जेड है। देन पूछा कितने पर है हमसे 127 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितने केल्विन हो गए, 400 केल्विन पे पूछा है, 400 केल्विन पर कितनी होगी। ठीक है, तो एक्स मान लो कुछ होगी। सो इसको सॉल्व देखो, जो जेड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, एंड एक्स इज √400 एंड यहाँ से हम इसको सॉल्व करके x निकाल सकते हैं इजीली। तो हमारा x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 2/√3z, है ना, ये आ जाएगा हमारा x। सो इसको सिंपली सॉल्व कर दिया, बस एक रिलेशन याद रखना कि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T होती है। ठीक है, इस रिलेशन को सॉल्व कर लिया तो हमारे पास 2/√3z आ गया। ऑप्शंस देखते हैं, सो 2z/√3 हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा, बाइसिकल टायर इज फिल्ड विद एयर हैविंग द प्रेशर of 270 kilopascal at 27 degree Celsius. The approximate pressure of the air when the temperature increases to 36 degree Celsius. सो कह रहा है बाइसिकल है, उसका टायर जो है वो फिलअप किया जाता है 270 किलो पास्कल तक। ठीक है, फिर उसको 27 डिग्री सेल्सियस पर, देन अप्रोक्सीमेट प्रेशर ऑफ द एयर व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस। ठीक है, देखो अगर हम देखें तो बाइसिकल की बात करें अगर हम टायर की, तो टायर में वॉल्यूम जो होगा वो कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा टायर का, है ना, क्योंकि उसमें हवा भरना एक लिमिटेड वॉल्यूम होगा, वहां तक हवा भरेंगे, उसके बाद तो हवा मतलब उससे ज्यादा वॉल्यूम तो नहीं बढ़ सकता उसका। देन उसमें बोल रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है,
सो प्रेशर में क्या इंक्रीमेंट, प्रेशर में कितना इंक्रीमेंट होगा ये निकालना है, ठीक है। एंड एक बार हवा हमने भर दी तो नंबर ऑफ मोल्स भी फिक्स्ड हो गए, ठीक। तो हम सिंपल यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का यूज करेंगे। देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। सो अब इसमें डाल देते हैं वैल्यूज को। तो पहले कितना था 270 किलो पास्कल प्रेशर था, वॉल्यूम कितना था V था, ठीक है। एंड N नंबर ऑफ मोल्स थे, R तो R ही था। एंड टेम्परेचर कितना दे रखा था 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, ठीक है, 300 केल्विन। नाउ क्या किया हमने, प्रेशर P हो गया कुछ, वॉल्यूम हमारा V ही रहा, एंड नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड है, N रहेंगे, R की वैल्यू R ही रहेगी। एंड टेम्परेचर इंक्रीज करके कितना हो गया है, टेम्परेचर हमारा पहुंच गया है 36 डिग्री सेल्सियस, मीन्स इट इज 36 डिग्री सेल्सियस, तो 309 केल्विन, ठीक है। 36 प्लस 273 तो 309 केल्विन, ठीक है। 309 केल्विन हमारा क्या हो गया टेम्परेचर। सो इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेते हैं, बस हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो वी वी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर एन आर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो क्या बचेगा हमारे पास फाइनली 270 इंटू 10⁻³ बाई पी इज इक्वल टू 300 अपॉन 309। सो यहाँ से अगर हम देखें तो कितना आएगा हमारा आंसर, P इज इक्वल टू 270 इंटू 309 अपॉन 300 किलो पास्कल, ठीक है। सो इसको सॉल्व करते हैं 100 एंड 3 टाइम्स इसको कैंसिल कर दो 103 हो जाएगा। ना इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27 0 हो जाए 8 हो जाएगा, 27 एंड 10/100, ठीक है। सो कितना हो जाएगा 278.1 किलो पास्कल्स, इतना प्रेशर हमारा हो जाएगा इंक्रीज होकर। तो ऑप्शन चेक करते हैं, तो 278 हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, अ फ्लास्क कंटेन द हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन इन द रेशियो 2:1 by mass at the temperature 27 degrees Celsius. The ratio of the average kinetic energy per molecule of the hydrogen and oxygen respectively, है ना। तो इसमें देखते इसमें दे रखा है हमारे पास कि एक कोई फ्लास्क है, उसके अंदर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है इन द रेशियो क्या 2:1, ठीक है, बाई मास। तो मतलब हाइड्रोजन का अगर मास 2x है तो ऑक्सीजन का मास कितना है x है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। फिर पूछा कि उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। तो अगर हम देखें एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल तो कितनी होती है F/2 इंटू RT, है ना, ये होती है। तो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड नहीं करती है। सो दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम होगा क्योंकि दोनों मोनोएटॉमिक गैसेस हैं एंड दोनों सेम टेम्परेचर पर रखे हैं। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना होगा, दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना हो जाएगा 1, ठीक है, 1/1, ठीक है, 1:1 आ जाएगा। चीज समझ में आई। देखो पर मतलब काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पूछा है ना, तो हर एक मॉलिक्यूल के लिए अगर हम निकालेंगे पर मॉलिक्यूल तो वहां पर जो n का फैक्टर वो नहीं आता है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड नहीं कर रही काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। सो हमारा जो रेशियो 1:1 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, जिसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि द पीटी डायग्राम ऑफ एन आइडियल गैस हैविंग 3 डेंसिटीज ρ1 ρ2 एंड ρ3 इन द डिफरेंट केसेस इज शोन इन द फिगर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो देखो पी वर्सेस टी का डायग्राम में दे रखा है। सो देखो अगर हम रिलेशन निकालें सो हमारे पास क्या होता है पी एम इज इक्वल टू रो आर टी, है ना, रो आर टी, ठीक है। सो अगर हम देखें तो P इज इक्वल टू रो आर बाई एम इंटू टी, ठीक है। सो P वर्सेस T के ग्राफ में जो ये चीज है रो आर अपॉन एम क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्लोप को, ठीक है, स्लोप को। एंड फॉर एन आइडियल गैस हैविंग 3 डिफरेंस डेंसिटीज, और सेम आइडियल गैस की बात कर रहा है तो यहाँ पर मतलब m की वैल्यू तो सेम हो जाएगी, मॉलिक्यूलर मास एंड r भी सेम हो जाएगा। सो रो वेरी करेगा, ठीक है। तो जिसका स्लोप जितना ज्यादा होगा उसका रो उतना ही ज्यादा। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका है रो1, इस वाले का स्लोप सबसे ज्यादा है तो मतलब रो1 सबसे बड़ा होगा एंड देन रो2 होगा देन रो3 होगा, ठीक है। सो ऑप्शंस को चेक करते हैं। सो पहला क्या है रो2 इज लेस देन रो3, सो गलत है वाला। दूसरा क्या है रो2 इज लेस देन रो1, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड
पहला बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी गलत है, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन इजी था, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था। सो एक क्वेश्चन मैंने ग्राफ बेस्ड ऐसा बता दिया, तो इसमें चेंज करके कुछ और भी पूछा जा सकता है। तो उसका आइडिया ये होता है कि कुछ ना कुछ रिलेशन हमें निकालना होता है ग्राफ्स के बीच में, देन हो जाता है। मैक्सिमम टाइम ऐसा स्लोप वाला आता है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या रखा था, टू वेजल्स ऑफ द सेम साइज आर द सेम टेम्परेचर, ए contains 1 gram of hydrogen gas and B contains 1 gram of the oxygen gas. The PA and the PB are the pressure of the gases in A and B respectively. Then PA by PB will be, ठीक है। टू वेसल्स ऑफ द सेम साइज एज द सेम टेम्परेचर। सो PV इज इक्वल टू NRTP बेस्ड सिंपल क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि हमारे पास दो वेसल हैं, ठीक है, दो वेसल्स हैं, एक A और एक B, एक A है एंड एक B है। एंड क्या बोल रहा है कि टू वेसल्स हैव द सेम कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो जो वेसल है उसमें ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड वेसल बी में क्या है, ऑक्सीजन। तो इसमें हाइड्रोजन गैस है, इसमें ऑक्सीजन गैस है। इनके वॉल्यूम V और टेम्परेचर T मान लेते हैं, ठीक है। इसका भी वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है। सो बताना क्या है, PA बाई PB बताना है, ठीक है। सो देखो इसमें हम लगाते हैं पहले क्या, आइडियल गैस इक्वेशन। तो PA इंटू V वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज इक्वल टू NRT, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस 1 ग्राम है और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 2 होता है, तो 1/2 ये मोल्स हो जाएंगे, इंटू R इंटू टेम्परेचर कितना है T। सिमिलरली इसमें लगाएंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, PB इंटू V इज इक्वल टू, इसका जो मॉलिक्यूलर मास हो कितना हो जाएगा 32 इंटू R इंटू T, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, सो हमारे पास आ जाएगा PA बाई PB इज इक्वल टू 1/2/1/32 एंड ये कैंसिल हो जाएगा। सो कितना जाएगा 16/1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, सिंपल। तो 16 हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो PA बाई PB हमारा कितना आ गया 16। तो सिंपल किस पे बेस्ड क्वेश्चन था ये, PV इज इक्वल टू NRT पे बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, during an adiabatic process the pressure of the gas is found proportional to the cube of its absolute temperature. The ratio of the Cp by Cv will be, ओके। तो देखो कह रहा है कि ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो कोई एक एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, उसके ड्यूरिंग जो प्रेशर है, इट इज प्रेशर क्या है, टेम्परेचर के क्यूब के, द एडियाबेटिक प्रोसेस प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो उसके टेम्परेचर के क्यूबिकली मतलब प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये ऐसा रिलेशन दे रखा है। तो हम जब एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, P की पावर गामा माइनस, आई थिंक हमारा रिलेशन आता है वो कुछ ऐसा आता है क्या, कि P की पावर गामा माइनस 1 अपॉन T की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो ऐसा ही कुछ रिलेशन आता है, ठीक है। P की पावर गामा माइनस 1 अपॉन T की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू K T की पावर गामा, ठीक है। एंड P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, K कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है, T एंड गामा अपॉन गामा माइनस 1। ये चीज समझ में आई ना, ये कैसे किया, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो ये चीज है ना, ये चीज इसमें जो गामा अपॉन गामा माइनस 1 की वैल्यू है वो क्या है 3 है, क्योंकि जो रिलेशन दे रखा है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू गामा बाई गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से हम गामा निकाल सकते हैं। सो गामा इज इक्वल टू कितना जाएगा 3 गामा माइनस 3, ठीक है। एंड ये कितना हो जाएगा -2 गामा इज इक्वल टू -3। सो गामा इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है। तो गामा हमारे पास कितना आ जाएगा 3/2। सो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सो 3/2 हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो Cp बाई Cv पूछा था। सो Cp बाई Cv क्या होता है, Cp बाई Cv गामा ही होता है, तो गामा की वैल्यू मेरे पास डायरेक्टली आ गई। तो इसमें बस ये वाला रिलेशन ध्यान रखना था कि P की पावर गामा माइनस 1 इज अपॉन T की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये होता है। और इसका प्रूफ कैसे आता है, PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड PV इज इक्वल टू NRT, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके आपस में फिर ये जो हमारे पास रिलेशन है वो आता है, ठीक है।
सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है, द 3 molecules of monoatomic gas are mixed with the 2 moles of diatomic gas, then the value of the adiabatic exponent for the mixture. सो एडियाबैटिक एक्सपोनेंट क्या होता है, गामा को हम बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपोनेंट, तो वही पूछा है मिक्सचर के लिए। तो गामा मिक्सचर का फॉर्मूला मतलब, ठीक है, तो देखो जब कभी गामा मिक्सचर हमें निकालना हो तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या है, n1/n2, या फिर जितने भी नंबर ऑफ मोल्स है तुम्हारे पास वो अपॉन गामा मिक्सचर -1, दैट इज इक्वल टू n1 अपॉन गामा 1 -1 प्लस n2 अपॉन गामा 2 -2 1, है ना, ऐसे करके ये चलता रहता है फॉर्मूला, ठीक है। सो इस फॉर्मूले के अंदर हम अपनी वैल्यूज को डालेंगे। सो देखते हैं हमारे पास क्या दे रखा है, 3 मोल्स ऑफ मोनोटॉमिक गैस, ठीक है। सो 3 मोल्स हमारे पास मोनोटॉमिक गैस के हैं, तो 3 प्लस n2 कितना है वो पता चल जाएगा, गामा मिक्सचर -1 एंड n2 कितना है, n2 हमारे पास 2 है, ठीक है। सो यहाँ पर n2 की वैल्यू 2 डाल देते हैं, अब इज इक्वल टू n1 3 अपॉन, ये 3 मोनोटॉमिक है तो मोनोटॉमिक का गामा कितना होता है 3/2 -1 प्लस n2 हमारे पास 2 है, एंड जो गामा 2 है वो क्या है डायटोमिक के लिए, डायटोमिक के लिए गामा कितना होता है 5/3, नो 7/5, ठीक है, 7/5 होता है, ठीक है, 7/5 -1, ठीक। एंड ये भी 3/2 नहीं होता है, ये 5/3 होता है गामा, ठीक है, गामा 5/3 होता है मोनोटॉमिक के लिए। 3/2 क्या होता है, वो सीवी की वैल्यू होती है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। तो 5/3 होता है और ये 7/5। सो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गामा मिक्सचर -1 इज इक्वल टू 3/5 माइनस, तो ये 2 हो जाएगा इंटू 3 प्लस इधर कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 अपॉन, ये भी 2 नीचे आ जाएगा, देन इसको लिखेंगे हम तो 3 3 9 एंड 5 2 10, 19/2 हो जाएगा ये, एंड ये 5 गामा मिक्सचर -1, so on solving this, say 10 is equal to 19 गामा मिक्सचर -19, एंड ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 29/19, ठीक है। गामा मिक्सचर हमारे पास 29/19 आता है, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं पॉइंट डेसिमल्स में, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, 29/19, सो 1.5 एंड 19 एंड 29, तो 19 कितना आ जाएगा 1.5 समथिंग आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, 5 वाला एक ही है तो 5 वाला हमारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। सो इसमें बेसिकली किस फॉर्मूले का ध्यान रखना था तुम्हें, वो फॉर्मूला देख लो एक बार फिर से। तो गामा मिक्सचर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जब भी गामा मिक्सचर की बात करें तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है, ये देखो n1 प्लस n2 प्लस जितने भी n है तुम्हारे पास, ठीक है, डॉट 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 अपॉन गामा मिक्सचर -1 इज इक्वल टू n1 अपॉन गामा 1 -1 प्लस n2 अपॉन गामा 2 -1 प्लस n3 अपॉन गामा 3 -1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चंस आएंगे, जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या दे रखा है, लेकिन ग्राफिकल टाइप कुछ क्वेश्चन दे रखा है हमें। सो इसमें क्या पूछा गया, द चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द प्रोसेस ए एंड बी एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो हमारे पास एक प्रोसेस ए दे रखी है और एक प्रोसेस बी दे रखी है, तो हमें इनके लिए बताना क्या करेक्ट होगा। तो देखो अगर हम प्रोसेस बी और ए देखें तो आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस दिख रही है, ठीक है। ये तो अगर हम बात करें स्लोप की तो एडियाबैटिक का जो स्लोप होता है वो ज्यादा होता है आइसोथर्मल से, तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इन मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन आइसोथर्मल, ठीक है, आइसोथर्मल। सो यहाँ पर एडियाबैटिक कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा क्या एडियाबैटिक, बी हमारा एडियाबैटिक हो जाएगा, ठीक है। एंड ए वाला हमारा क्या हो जाएगा आइसोथर्मल। तो इसके हिसाब से हम ऑप्शंस चेक करते हैं, ठीक है। हमारा ये क्या है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल एंड बी क्या है एडियाबैटिक, ठीक है।
सो बी के लिए देखते हैं, तो पहला क्या रखा है, पीवी इज इक्वल टू के फॉर बी, तो बी तो हमारा आइसोथर्मल है नहीं जो कांस्टेंट होगा पीवी, तो पहला तो गलत हो गया। देन ऑप्शन बी क्या, पीवी इज इक्वल टू के फॉर बोथ, फिर ये भी वाला भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, पी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू के टी की पावर गामा फॉर प्रोसेस बी एंड टी इज इक्वल टू के फॉर प्रोसेस ए। तो मतलब ऐसा बोल रहा है कि टी प्रोसेस ए के लिए टी कांस्टेंट है एंड पी वी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू के टी की पावर गामा। तो अभी मैंने फॉर्मूला तुम्हें बताया था, तो वही फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, तुम्हारा ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में क्या होता है, पी वी की पावर गामा माइनस वन अपॉन टी की पावर गामा इज इक्वल टू के, ये वाली चीज जो होती है वो एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में होती है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या दे रखा है, a total 48 joule of the heat is given to 1 mole of the helium kept in a cylinder. The temperature of helium is increased by 2 डिग्री सेल्सियस, the work done by the gas। बोला कि 48 जूल जो है हीट दी जाती है एक मोल हीलियम को kept in cylinder, the temperature of the helium is increased by 2 डिग्री सेल्सियस, the work done। सो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, यही लिखते हैं ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अब देखो क्या दे रखा है कि हम 48 जूल हीट क्या है प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इसको 48 जूल्स ऑफ हीट देते हैं, देन इससे कुछ वर्क डन होता है एंड कुछ चेंज इन एनर्जी आता है, इंटरनल एनर्जी। एंड दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं कि हमें इंक्रीज इन टेम्परेचर पता है और हमें गैस पता है कौन सी, हीलियम गैस है, नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो हीलियम कैसी इनर्ट गैस है, तो मतलब ये मोनोटॉमिक होगी। तो 3/2 इंटू एन, एन कितना नंबर ऑफ मोल्स 1 है, इंटू आर इंटू टी, ठीक है। सो 48 जूल इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस 3/2 इंटू 1 इंटू 25/3 इंटू टी। सो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड टेम्परेचर कितना दे रखा है, टेम्परेचर भी दे ही रखा है 2 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो डेल्टा टी यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर 2 डिग्री टेम्परेचर चेंज आया। सो 2 भी कैंसिल हो जाएगा। सो वर्क डन कितना आ जाएगा हमारे पास, 48 माइनस 25 दैट इज 23। सो 23 जूल हमारे पास जो है वो टेम्परेचर वो मतलब वर्क डन आ जाएगा। सो हमारा ऑप्शन डी जो करेक्ट हो जाएगा 23.1, इसलिए क्योंकि जो आर की एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो 25/3 नहीं होती, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अप्रोक्सीमेटली उतनी ले ली थी, ठीक है। तो 13 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ द रियल गैस ओबेइंग पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू आरटी इक्वेशन इज, है ना। तो हमारे पास एक रियल गैस दे रखी है जो कि एक इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, दैट इज पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू आरटी, और उसमें हमें निकालना है कि स्पेसिफिक हीट क्या हो गया एट द कांस्टेंट प्रेशर। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास एक रियल गैस है, ठीक है, तो रियल गैस होगी तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करेगी, ठीक। सो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या अप्रोच रखते हैं उसको समझो यहाँ पर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो डेल्टा क्यू होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के, ये चीज तो वैलिड है, ठीक है। यहाँ पर देन देन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको डेल्टा क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू सी डी टी, ठीक है, सी डी टी दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू, एंड डेल्टा यू को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू हमारा हो जाएगा सीवी इंटू डी टी प्लस पीडीवी। डेल्टा यू को हमने सीवी डी टी कैसे लिख दिया, देखो डेल्टा यू हमारे पास क्या होता है f/2 आर इंटू डेल्टा टी, है ना, और f/2 को हम क्या सीवी बोलते हैं ना, सीवी बोलते हैं, देन इसको dt लिख देंगे, तो ये चीज हम यहाँ लिख सकते हैं। तो c हमारे पास क्या आएगा, cv प्लस p dv/dt। यहाँ से हमने एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल लिया फॉर किसके लिए, किसी भी हीट को निकाल मतलब स्पेसिफिक हीट को निकालने के लिए, मोलर स्पेसिफिक हीट को निकालने के लिए। अब देखो हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है, एक pv इज इक्वल टू आर टी स्क्वायर, पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी, सॉरी पीवी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी। सो यहां से हम पी डीवी की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, पी 2v dv इज इक्वल टू आर डी टी, ऐसे डिफ्रेंशिएट कर दें एंड देन हम यहाँ से पी डीवी इधर रखें और 2v को उधर भेज दें, तो r बाई 2v इंटू डी टी, तो हमारे पास यहाँ से पी डीवी की वैल्यू आ जाती है और इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। जिसको यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू सी वी प्लस आर बाई 2v सॉरी आर बाई 2v इंटू डी टी, एंड अपॉन डी टी पहले से था और अपॉन डी टी इधर आ जाएगा, ठीक है, डी टी कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ से सी आ जाएगा, सी कितना हो जाएगा, सी वी प्लस आर बाई 2v आंसर, ठीक है। तो ये अप्रोच यहाँ पे रखनी थी। ऑप्शंस देखते हैं,
तो ऑप्शन हमारा जो है लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये वाला, ठीक है। सो इस वाले क्वेश्चन में अप्रोच जो रखनी थी वो क्या रखनी थी कि हमें बेसिकली क्या करना है, पहले जनरल एक्सप्रेशन निकाल लेना है सी के लिए, ठीक है। वो हमारे पास आएगा सीवी प्लस पीडीवी बाई डी टी, एंड देन हमारे पास जो रिलेशन दे रखा है वहां से पीडीवी की वैल्यू निकालनी है एंड देन यहाँ पे डाल देना है। तो अगर ऐसा कभी कोई क्वेश्चन मतलब दिखता है तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो बेसिक पहली वाली इक्वेशन है जिससे हम जा सकते हैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन गोइंग थ्रू द गिवन साइक्लिक प्रोसेस। तो एक साइक्लिक प्रोसेस दे रखा है, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर नेट चेंज इन टेम्परेचर तो कुछ होता नहीं, क्योंकि यहाँ से हम शुरू हुए यहाँ पे आके रुक गए, तो जिस पोजीशन से शुरू हुआ वहां पे आ गए तो टेम्परेचर वगैरह में कोई भी चेंज आया नहीं, ठीक है। बट वर्क डन होता है, ठीक है, वर्क डन हुआ। तो अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया तो जो हमारी इंटरनल एनर्जी उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगा। सो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू एंड डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं। तो मतलब जो वर्क डन है वो कितना होगा कि कितनी हीट जो है सिस्टम को दी गई है, ठीक है। तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन गोइंग थ्रू द, और वही पूछा है कि सिस्टम कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है इस प्रोसेस में। तो अगर हम यहाँ पे वर्क डन निकाल दें, इस प्रोसेस में वर्क डन निकाल दें साइक्लिक प्रोसेस में, तो हमारे पास हीट एब्जॉर्ब आ जाएगी सिस्टम के, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अगर हमारे पास पीवी डायग्राम है, ठीक है, हमें पी और बी डायग्राम पता है, तो हम उस डायग्राम की हेल्प से कैसे वर्क डन निकाल सकते हैं, एरिया अंडर कर्व से, एरिया अंडर कर्व से, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारे पास प्रेशर वर्सेस डायग्राम है, तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे और हमारे पास क्या वर्क डन आ जाएगा। तो देखो इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस हो जाएगी 340 माइनस 60 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 280 बाई 2 दैट इज 140, ठीक है। सो एरिया कितना जाएगा हमारा 22 बाई 7 इंटू 140 इंटू 140 एंड ये 20 टाइम्स कैंसिल आउट कर देगा, तो 4 इंटू 10, तो ये 6 जाएगा एंड 61 एंड ये 2 जीरो इधर आ जाएंगे, तो 61600 ऐसा कुछ आएगा हमारे पास, ठीक है। बट ये जूल में नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम दे रखे हो एसआई यूनिट्स में नहीं है। तो हम इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखो हमारे पास वॉल्यूम कितने किसमें दे रखा है, क्यूबिक सेंटीमीटर में, ठीक है। वॉल्यूम हमारे पास किसमें दे रखा है, क्यूबिक सेंटीमीटर, प्रेशर किसमें, किलो पास्कल में। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो वर्क डन में क्या होता है, पी इंटू वी होता है, ठीक है। ऐसा पी इंटू डी वी ऐसा होता है कुछ वर्क डन, ठीक है। तो प्रेशर कितना है 10⁻³ वाली यूनिट्स में, ठीक है। अगर एसआई यूनिट के कंपैरिजन में बात करें, जो हमारा वॉल्यूम है वो कितना है क्यूबिक में, तो मतलब इंटू 10⁻⁻6 टाइम्स एसआई यूनिट्स में है ना। तो ऐसे जो हमारा वर्क डन आया है ये वाला, इसमें अगर हम 10⁻³ के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, 10⁻³ के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे तो ये जूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी दिमाग लगाना था बस यूनिट्स में। तो यहाँ से हमारे पास 61600 इंटू 10⁻³ जूल्स आ जाएगा एंड दैट इज 61.6 जूल्स। सो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन हमारा ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। यूनिट का एक बार फिर से देख लो, देखो यूनिट का अगर हम देखें यहाँ तो हमारे पास प्रेशर किलो पास्कल में था, वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में था, ठीक है। तो क्यूबिक सेंटीमीटर और किलो पास्कल में प्रेशर है, तो 10⁻³ प्रेशर एंड 10⁻⁻6 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो वर्क डन जो आएगा उसमें 10⁻³ का फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचना था बस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, consider two containers A and B containing the monoatomic gases at the same temperature, volume and temperature. The gas in A is compressed isothermally to 1/8 of its original volume, while the gas B is compressed adiabatically to 1/8 of its original volume. The ratio of the final pressure of the gas in B to the gas in A, ठीक है। सो देखो क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास कोई दो चैम्बर्स दे रखे हैं गैसेस के, ठीक है, ए एंड बी। इसका जो पीवीटी है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, एंड इसका भी पीवीटी है। अब क्या बोल रहा है कि इसका जो वॉल्यूम है उसको कर दिया जाता है V/8 थ्रू आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल। एंड इसका भी वॉल्यूम क्या किया जाता है V/8 थ्रू एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। एंड गैसेस आर मोनोएटॉमिक, ठीक है। जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू इसका हम करेंगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी हमारा जो होता है कांस्टेंट होता है, पीवी कांस्टेंट होता है। सो पीवी इज इक्वल टू
कांस्टेंट, ठीक है। एंड बाद में हमारे पास क्या हो जाएगा, पी ए मान लो प्रेशर हो जाएगा, एंड वॉल्यूम कितना V/8 हो गया, ये भी कांस्टेंट। सो हम यहाँ से निकालेंगे, सो हमारा पी ए कितना आ जाएगा, पी ए हमारा यहाँ से आ जाएगा 8P। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, सो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 8P आ जाएगा। एंड इधर हम निकालेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है हमारे पास, ठीक है। पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। गामा फॉर मोनोएटॉमिक कितना होता है, 5/3, ठीक, 5/3। सो पी था v की पावर 5/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड बाद में हमारे पास p इंटू V/8 की पावर 5/3, ये pb हो गया, ये भी कांस्टेंट। इन दोनों को डिवाइड करेंगे एंड सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास प्रेशर कितना आ जाएगा, प्रेशर हमारे पास आएगा देन 32P, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 5 इधर आएगा तो 32P आ जाएगा वो, ठीक है। सॉल्व करने पे देन ये हमारे पास कितना आ गया, पीबी। हमें रेशियो पूछा है किसका, रेशियो में पूछा था PB/PA का, तो PB/PA कितना हो जाएगा, PB रेशियो PA इज इक्वल टू 4। सो ऑप्शन चेक करते हैं, हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या दे रखा है, गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो देयर इज नो हीट सप्लाई टू द सिस्टम। तो एडियाबैटिक प्रोसेस है तो डेल्टा क्यू 0 होगा, तो बात बिल्कुल सही है, हीट कोई भी सप्लाई हम नहीं करेंगे सिस्टम को। ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है, तो नॉट ट्रू पूछा तो ये नहीं होगा करेक्ट ऑप्शन। देन द टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीजेस। तो हम जब बात करते हैं एडियाबैटिक कंप्रेशन की, एडियाबैटिक कंप्रेशन की, तो उस केस में हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। कंप्रेशन में हमारा टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है एडियाबैटिक। तो ये चीज याद कर लो, और स्टेटमेंट भी सही लिखा हुआ। देन ऑप्शन सी क्या है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द गैस। तो अगर हम देखें तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 होगी, सो डेल्टा यू हमारा क्या होगा, -W, ठीक है। डेल्टा यू -W होगा, तो क्या बोला था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज वर्क डन ऑन द गैस, ठीक है। तो ऑन द गैस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आ गया। अगर यहाँ पर माइनस साइन नहीं होता फिर स्टेटमेंट, तो फिर स्टेटमेंट मतलब बाई द गैस लिखा होता है यहाँ पर, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है। तो ये जो वर्क डन आया है कितना, क्या आया है, ऑन द गैस आया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता नहीं है, इसलिए इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। सो हमारा ऑप्शन जो 4 है वो गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a Carnot engine operating between two reservoirs has efficiency is equal to 1/3। so efficiencies की दे रखी है Carnot engine की 1/3, and the temperature of the cold reservoir is raised by x, then efficiency decreases to 1/6, then the value of the x if the temperature of the hot reservoir। तो hot reservoir का temperature 99 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ठीक है। सो देखो इसको जल्दी से देखते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 - T लोअर अपॉन T हायर, मतलब हॉट रिजर्वायर का और कोल्ड रिजर्वायर का, TC कर दो इसको, ठीक। सो हम यहाँ से TC निकाल सकते हैं, n कितना है 1/3 इज इक्वल टू 1 - TC अपॉन 99 डिग्री सेल्सियस, तो 99 प्लस 273। यहाँ से हम TC निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 इंटू 99, तो 372 हो जाएगा, ठीक है। 372 हो जाएगा, क्योंकि ठीक है जल्दी से कर दिया, 100 एंड 273, 373 -1 तो 372 ही होगा। एंड देन TC हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 2/3, इसको कैंसिल आउट करेंगे 124, तो आ जाएगा 248 केल्विन, ठीक है। तुमने कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर यहाँ से निकाल लिया 248 केल्विन। अब बोल रहा है कि अगर हम कोल्ड रिजर्वायर के टेम्परेचर को x से बढ़ा दें, देन हमारा जो एफिशिएंसी है वो 1/6 हो जाता है, ठीक है। सो हमारी एफिशिएंसी हो जाती है 1/6 इफ द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर इज रेज्ड बाय x, ठीक है। ऐसी इक्वेशन बनेगी। देन हम x को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको मैं सॉल्व करने नहीं जा रहा, इसको तुम लोग सॉल्व करो एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि x की कितनी वैल्यू आ रही है, जिसको कमेंट करके बताओ। तो लगभग टोटल 17 क्वेश्चंस में मैंने इस थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे उन पे बेस्ड जो क्वेश्चन थे, जो रिपीटेड क्वेश्चंस थे जो कि जेईई मेंस में ज्यादातर पूछे जाते हैं, वो डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। और ये सारे पीवाईक्यूज थे, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना
एंड आगे भी जो भी चैप्टर बचे हुए हैं उनके पीवाईक्यूज को मैं ऐसे कराऊंगा, तो तुमसे मिस ना हो, इसलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई डाउट है, कोई तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हो। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।